शिक्षक देवी माता सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनके पूरे जीवन शैली और घटनाक्रम के बारे में आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नवागांव में 3 जनवरी 1831 को दक्षिणी महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव के नामक छोटे से गांव में हुई थी। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मीबाई थी। सावित्री के सिद्धूजी, सखाराम और श्रीपति 3 भाई थे। मराठावाड़ा में खंडोजी नेवसे पाटिल का परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध था। उनकी वीरता के कारण ही नेवसे परिवार को इनाम के रूप में नौगांव के मुखिया पटेल का पद मिला था। सावित्रीबाई के पिता खंडोजी पाटिल का नवागांव और आसपास के क्षेत्र में लोग बहुत आदर करते थे। होनहार वीरवान के हो चीखने पात वाली कहावत के अनुसार भविष्य की क्रांतिकारी सावित्रीबाई बचपन से ही समाज सेवाएं एवं नेतृत्व के महान गुण मौजूद थे। इन्हीं गुणों ने ही सावित्रीबाई फुले की क्रांतिकारी जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई जब 7 साल की हुई तब उनकी मां के मन को अपनी लाडली की शादी के विचारों ने आ घेरा। तत्कालीन समाज में 6 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता था। बेटी की शादी के बारे में पत्नी ने लाख मिन्नती की, लेकिन खंडोजी पाटिल ने जानबूझकर बेटी के वियोग की कल्पना मात्र से ही उन बातों को टाल दिया। लेकिन तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति के कारण मां के लिए अपनी सावित्रीबाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। धन कवाड़ी के पाटिल के बेटी सगुणाबाई ज्योतिबा फुले की मसूरी बहन थी। धन कवाड़ी के पाटिल और नया गांव के नवसे पाटिल, इन दोनों खानदानों में पहले से ही रिश्ता था। सगुणाबाई अपने मसूरे भाई ज्योतिबा के लिए योग्य लड़की की तलाश में थी। उसने भी अनेकों लड़कियां देखी, पर उनमें से एक भी उसे ज्योतिबा की योग्य न लगी। आखिर सावित्रीबाई को देखने हेतु गोविंदराव फुले तथा बड़ा बेटा राजा राम और सगुणाबाई बैलगाड़ी से नवागांव आए। सगुणाबाई द्वारा रखा गया प्रस्ताव खंडोजी के परिवार के सभी लोगों ने मान लिया। इसके साथ ही प्राण प्रतिज्ञा हुई और दोनों की शादी का दिन पक्का हो गया। विवाह के समय सावित्रीबाई 9 साल तथा ज्योतिराव फुले का आयु 13 साल था। विवाह के बाद सावित्रीबाई ज्योतिबा के घर आई और जीवन भर उन्होंने एक आदर्श पत्नी, कुशल गृहिणी और अभिन्न सहयोगी के दायित्व को पूरी सजगता और जिम्मेदारी के साथ निभाया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को 2 संतानें थी, जिसमें से यशवंतराव को उन्होंने दत्तक लिया है, जो एक विधवा ब्राह्मणी का बेटा था। विवाह के बाद ज्योतिबा फुले ने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी पत्नी को भी घर पर स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के एक ईसाई मिशनरी समूह ने अपने अमेरिकी बोर्ड से अनुरोध किया कि वो किसी अविवाहित और अकेली अमेरिकी महिला को बॉम्बे भेजे, ताकि वहां लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाया जा सके। थोड़ी हिचक और नानुकुर के बाद मैसाचुसेट्स के बस्टन शहर में सिंथिया फैरान नाम की एक 31 वर्षीय महिला को भारत भेजा गया। 29 दिसंबर 1827 को वो बॉम्बे पहुंची। विरोधों के बावजूद 1829 तक उनके स्कूल में करीब 400 भारतीय लड़कियां पढ़ रही थी। ज्योतिबा के ब्राह्मण मित्र सदाशिव बल्लाल गोविंदे, जो अहमदनगर जज कार्यालय में कार्यरत थे, ज्योतिबा फुले को नगर में मिस फेरार द्वारा संचालित अमेरिकन मिशन की स्त्री शिक्षा की पाठशालाएं दिखाई।
यही उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का व्रत लिया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक बहुत सी महिलाएं शिक्षित नहीं होगी हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने पत्नी सावित्री बाई को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अहमदनगर स्थित श्रीमती फेरार के संस्थान और पुणे के नरमन स्कूल भेजा। सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज सुधारक और शिक्षिका थी। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किए हैं। सावित्रीबाई ने समय के उस दौर में काम शुरू किया जब धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम सीमा पर थे। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्म लेते ही मार देना, विधवा स्त्री के साथ तरह तरह के अमानवीय व्यवहार करना, अमेल विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि कुप्रथाएं समाज में व्याप्त थी। समाज में ब्राह्मणवाद और जातिवाद का बोलबाला था। ऐसे समय सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का इस अन्यायी समाज और उसके अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो जाने से सदियों से ठहरे और सड़ रहे गंदे तालाब में हलचल पैदा करने की समान था। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान इन 3 सालों ने सावित्रीबाई फुले ने अपने पति और प्रख्यात सामाजिक क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लगातार एक के बाद एक लड़कियों एवं अछूतों के लिए 18 स्कूल खोलकर सामाजिक क्रांति की बिगुल बजा दिया था। ऐसा सामाजिक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी काम इस देश में सावित्री और ज्योतिबा फुले से पहले किसी ने नहीं किया था। फुले दंपति ने 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल पुणे स्थित तांत्या साहब भिंडे की हवेली में खोला और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। पुणे में अस्पृश्यता का सबसे क्रूर और अमानवीय रूप देखने को मिलता है। इसी स्थान पर दलित, वंचित और स्त्री समाज के लिए लगातार स्कूल खोलना भी एक तरह से इस बात का इशारा करता था कि अब ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलने में देर नहीं है। एक तरफ जहां जन्मना ब्राह्मण समुदाय के कुछ मूढ़मती लोगों ने ज्योतिबा का विरोध किया, वही उनके सबसे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी भी जन्मना ब्राह्मण समुदाय के ही रहे। इनमें साखाराम यशवंत प्रांजपे, सदाशिवराव बल्लाल गेवड़े, मोरे विठ्ठल बालुएकर, बापूराव मांडे, मनाजी डेनाले और पंडित मोरेश्वर शास्त्री प्रमुख थे। पहली बार जब ज्योतिबा का स्कूल विरोधियों की वजह से बंद हुआ तो अपनी जगह मुहैया करवाई। विशेष तौर पर केवल लड़कियों के लिए पहला विशाल स्कूल खुलाई। 1951 को बुधवार पेट में ज्योतिबा ने खोला। इस स्कूल के लिए जगह देने वाले अन्ना साहब चिपुलकरण भी जन्मना ब्राह्मण ही थे। पुणे के भिडेवाड़ा में 1848 में खुले पहले स्कूल में 6 छात्राओं ने दाखिला लिया, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष की थी, जिनके नाम अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी दत्त थे, सोन पवार और जानी कर्डिले थी। इन 6 छात्राओं की कक्षा के बाद सावित्री ने घर घर जाकर अपनी बच्चों को पढ़ाने का आह्वान करने का फल यह निकला कि पहले स्कूल में ही इतनी छात्राएं हो गई कि एक और अध्यापक नियुक्त करने की नौबत आ गई। ऐसे समय पड़ोसी मुंशी गफ्फार बेग की बेटी फातिमा शेख तथा एक ब्राह्मण युवक विष्णुपंत तत्थे ने मानवता के नाते मुफ्त में पढ़ाना स्वीकार कर लिया। विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दिया, किंतु तत्थे कट्टरपंथियों के उलझाने से स्कूल छोड़ गए। उनके मित्र गोविंदे अपने पैसों से अहमदनगर से पुस्तकें खरीदकर भेजते थे। प्रथम स्कूल की सफलता से उत्साहित होकर 15 मार्च 1848 को पुणे की
दलित बस्ती में एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ ज्ञान अर्जन कर सकते थे। इसके बाद 1848 में ही पुणे के हड़पसर 1 अगस्त, 5 दिसंबर को अतुर तथा 20 दिसंबर को मसवाड़ में स्कूल खोला। सावित्रीबाई फुले ने 1849 में पुणे में उस्मान शेख के यहाँ मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला। 1849 में ही 1 जुलाई को अल्हाट पुणे, 17 जुलाई नया गांव सतारा, 18 जुलाई सिरवल सतारा, 8 अगस्त तलेगांव पुणे और शिवर में पाठशालाएं खोली। उस समय में स्त्री शिक्षा एक विद्रोही कदम था और यह मानव समाज खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक विशेषता रही है कि सामाजिक व्यवस्था में पीड़ित होने के बावजूद स्त्री इसका विरोध करना तो दूर बल्कि इस व्यवस्था का विरोध करने वाले पर ही दोष आरोप करने लगती है। इसलिए सावित्रीबाई का सर्वाधिक विरोध महिलाओं द्वारा ही हुआ था, जो न सिर्फ उन्हें तरह तरह के ताने मार के प्रताड़ित किया करती थी बल्कि उनमें से कई महिलाएं तो सावित्रीबाई फुले के स्कूल आते जाते वक्त उन पर गोबर और पत्थर तक फेंका करती थी। ऐसे में उनके कपड़े और चेहरा गंदा हो जाया करता था। स्पष्ट है कि सावित्रीबाई फुले को इन विरोध से कितना गहरा मानसिक कष्ट होता होगा, परंतु सावित्रीबाई ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और उल्टा उन सबको मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने साथ एक और साड़ी ले जाने लगी जिसे वो स्कूल जाकर पहन लिया करती थी तथा वापिस आते समय फिर वही गंदी साड़ी बदल लिया करती थी। खोले गए स्कूल की सफलता एवं धन उपलब्ध होने पर फुले दंपति ने 1850 में 4 स्कूल क्रमशः 3 मार्च को अंजिरवाड़ी माझगांव, 6 मार्च करेंजे सतारा, 19 दिसंबर भिंगार और 1 दिसंबर मुड़वे पुणे में तथा 1851 में 3 स्कूल क्रमशः 3 जुलाई चिपुलकर हवेली पुणे, 17 सितंबर रास्तापेट पुणे और 1 दिसंबर नानापेट पुणे में खोला। अपना अंतिम और 18वां स्कूल उन्होंने 15 मार्च 1852 को बेलतालपेट पुणे में खोला। इसके अलावा स्कूल में छात्रों की संख्या न बढ़ने के कारण पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि माता पिता अशिक्षित होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने वयस्कों के लिए 1855 में एक रात्रि पाठशाला खोली जिनमें दिन भर काम करने वाले मजदूर, किसान तथा गृहिणियां अध्ययन करती थी। ये भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला थी। तत्कालीन सरकार देसी पाठशालाओं के पर्यवेक्षक श्री दादोबा पांडुरंग तथड़कने ने 16 अक्टूबर 1851 को ज्योतिबा फुले की पहली पाठशाला के निरीक्षण के समय अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इस पाठशाला ने थोड़े समय में जो प्रगति की है वो संचालकों के लिए सराहनीय है। पुणे कॉलेज के पर्यवेक्षक मेजर कैंडी ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, इस पाठशाला की कन्याओं की बुद्धि और प्रगति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरलीधर जगन्नाथ के शब्दों में उन्होंने शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से लगभग 18 पाठशालाएं खोली थी। ज्योतिबा चाहते थे कि शूद्र अति शूद्र वर्गों के लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अपनी सामाजिक समानता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और यह तभी हो सकेगा जब वो शिक्षित होकर जान सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तथा ये जान सके कि उनका हित किसमें है, अहित किसमें है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर वो शिक्षा के क्षेत्र में रत रहे। 17 फरवरी 1852 को स्कूलों का निरीक्षण हुआ जिसमें उन्हें प्रशंसा मिली। स्कूल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षकों को कम वेतन पर रखना बाध्यता है, जिसके कारण जैसे ही उन्हें अच्छे वेतन का कोई अवसर मिलता है
ये वहां से काम छोड़ देते हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका सावित्रीबाई अकेली स्वयंसेवी हैं, जो बिना वेतन की चिंता किए महिलाओं की शिक्षा के उद्देश्य में संकल्प के साथ जुटी रही हैं। पुणे संडे ऑब्जर्वर 29 मई 1852 में प्रकाशित रिपोर्ट में लिखता है कि ज्योतिबा के स्कूल में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे लड़कों की संख्या से 10 गुना ज्यादा है। इसका कारण उस स्कूल में पढ़ने की पद्धति लक्षडंकों के स्कूल से कई गुना बेहतर है। यदि ऐसी स्थिति ही बनी रही तो ज्योतिबा के स्कूल की लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से बेहतर साबित होगी और अगली परीक्षाओं के परिणाम में लड़कों से आगे निकल जाएगी। यदि शासकीय शिक्षा बोर्ड इस समिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो इन लड़कियों की उपलब्धियां देखकर लड़कों को शर्मसार होना पड़ेगा। वह दृढ़ता के साथ समाज को जागरूक करने के लिए अपने मिशन से जुड़ी रही। उनका यह प्रयास जल्द ही सभी को नजर आने लगा। 16 नवंबर 1852 को शिक्षा विभाग ने उन्हें साल देकर जनता के समक्ष सम्मानित किया। अछूतों के लिए जो स्कूल ज्योतिबा फुले चला रहे थे उसकी वार्षिक परीक्षा 27 मार्च 1853 में हुई। उस समय जो समारोह हुआ उसमें उच्च वर्ग की स्त्रियां, पुरुष, प्राध्यापक, प्राचार्य, न्यायाधीश, सैनिक, अधिकारी, व्यापारी इत्यादि सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सावित्रीबाई का शिक्षिका के रूप में प्रभावी होने का असर उनके विद्यार्थियों पर भी खूब हुआ। 1855 में उनकी एक 11 वर्षीय मतंग जाति की छात्र मुक्ताबाई ने ध्यानोदय में एक प्रभावशाली निबंध लिखा, जिसने उन्होंने दलित समाज की व्यथा और ब्राह्मणी धर्म पाखंड को प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद हमारी बपौती है, हम ही उसे पढ़ेंगे। ऐसा अर्थ ये हुआ कि हमारे कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यदि वेद केवल ब्राह्मणों के लिए है तो उसके अनुसार अनुसरण करना ब्राह्मण का धर्म है। अगर हमें धर्म ग्रंथ देखने और छूने तक की इजाजत नहीं हो तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि हम धर्म रहित हैं? ये परमात्मा तुम्हारे द्वारा निर्मित धर्म कौन सा है? ये कृपा करके हमें बताएं, हम सभी उसके अनुसार बर्ताव करेंगे। 1858 में फुले दंपति ने पिछड़ी जाति के छात्रों के निवास हेतु पुणे में बस्ती गृह छात्रावास की स्थापना की, जिनमें बंबई, थाना, सुन्नर आदि स्थानों के 25-30 छात्रों के आवास की व्यवस्था थी। उस समय को याद करते हुए वहां रहने वाले एक छात्र लक्ष्मण कारिणी जय ने लिखा, मैंने सावित्रीबाई जैसी दयालु और ममतामयी स्त्री कभी नहीं देखी। वह हमें इतना प्यार करती थी जितना कोई माँ भी नहीं कर सकती है। एक और छात्र ने महादू सहादू बाघले ने लिखा, सावित्रीबाई बहुत कृपालु और दयालु स्त्री थी। वह गरीबों और जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करती थी। वह सबके भोजन का ध्यान रखती थी कि सबको खाना मिल जाए। शिक्षा के संबंध में सावित्रीबाई फुले की, जिसमें वो पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने की बात करती हैं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ो। महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, अपितु भारतीय स्त्री दशा सुधारने के लिए उन्होंने 1852 में महिला मंडल का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुवा बन गई। इस महिला मंडल ने बाल विवाह, विधवा होने के कारण स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ स्त्रियों को तथा अन्य समाज को मोर्चा बंद कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया।
हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसका मुड़ मुड़ा दिया जाता था। विधवाओं के सर मुड़ने जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने नाइयों से विधवाओं के बाल न काटने का अनुरोध करते हुए आंदोलन चलाया, जिसमें काफी संख्या में नाइयों ने भाग लिया तथा विधवा स्त्रियों के बाल न काटने की प्रतिज्ञा ली। इतिहास गवाह है कि भारत क्या पूरे विश्व में ऐसा सशक्त आंदोलन नहीं मिलता जिसमें औरतों के ऊपर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार के खिलाफ स्त्रियों के साथ पुरुष जाति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो। नाइयों के कई संगठन सावित्रीबाई फुले द्वारा संगठन महिला मंडल के साथ जुड़े। सावित्रीबाई फुले और महिला मंडल के साथ साथियों ने ऐसे ही अनेक आंदोलन वर्षों तक चलाए और उनमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। 19वीं शताब्दी में कम उम्र में ही बाल विवाह करना हिंदू धर्म की परंपरा थी, इसलिए उस समय बहुत सी महिलाएं अल्प आयु में ही विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। उस समय महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं पर काफी अत्याचार किए जाते थे, जिसमें कहीं कहीं तो घर के सदस्यों द्वारा ही महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता था, जिसके कारण वह कई बार मां बन जाती थी। गर्भवती महिलाओं का कई बार गर्भपात कराया जाता था और अवैध संतान और बेटी पैदा होने के डर से बहुत सी महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी या बदनामी के डर से अपने संतान की हत्या कर देती थी। अपने अवैध बच्चे के कारण वह खुद आत्महत्या न करें तथा अपने अजन्मे बच्चों को भी न मारे। इन उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की तथा निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोला। स्वयं सावित्रीबाई फुले ने आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन अपनाते हुए आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण स्त्री काशीबाई, जो कि विधवा होने के बाद भी मां बनने वाली थी, उसको आत्महत्या करने से रोककर उसकी अपने घर में प्रसूति करवा के उसके बच्चों यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर डॉक्टर यशवंत बनाया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर उसका अंतर्जातीय विवाह किया। महाराष्ट्र का ये पहला अंतर्जातीय विवाह था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने सारी परिवर्तन के कार्य अपने घर से ही शुरू कर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किए। सावित्रीबाई फुले जीवन पर्यंत अंतर्जातीय विवाह आयोजित और संपन्न कर जाति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रही। 25 दिसंबर 1873 को उन्होंने पहला विधवा विवाह करवाया, जिसका आम हिंदुओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया, परंतु ज्योतिबा फुले ने पहले ही पुलिस की व्यवस्था कर ली गई थी, इसलिए उन्हें विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यह विवाह इस रूप में भी क्रांतिकारी थे कि इनमें ब्राह्मण पुरोहित को शामिल नहीं किया गया था। ज्योतिबा फुले ने अपने सत्यशोधक समाज के माध्यम से खुद विवाह विधि तैयार की थी, जिसमें उन्होंने विवाह के लिए प्रयुक्त मंगल अष्टक में स्त्री पुरुष को एक समान और मित्रवत मानने की प्रतिज्ञा करवाई जाती थी। उस समय इस तरह की विधि का पालन करवाया जाना एक बहुत बड़ा विद्रोही कदम था। इस विधवा विवाह एवं फुले दंपति के समाज सुधार इंद्र प्रकाश पत्रिका ने संपादकीय लेख लिखा। उनकी बनाई हुई संस्था सत्यशोधक समाज ने 1876 से 1879 के अकाल में अन्न छत्र चलाए और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। 1877 के अकाल के समय ज्योतिबा फुले सतारा में थे तो उन्होंने
सूखे के संबंध में ज्योतिबा को 20 अप्रैल 1877 को एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। 20 अप्रैल 1877 ओटूर जूनेर सत्य का सारांश। परम आदरणीय ज्योतिबा सावित्री का प्रणाम। 876 भी गुजर गया पर सूखा जस का तस अपने भयावह रूप में अभी भी है। पशु और मनुष्य भूमि पर तड़प तड़प कर मर दम तोड़ रहे हैं। भोजन और चारों का भीषण संकट है। लोग मजबूरी से अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों और युवा लड़कियां तथा बेचकर गांव छोड़ रहे हैं। नदियां, तालाब और सभी जल स्रोत सूख चुके हैं। पीने के लिए पानी नहीं है। पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं, वह सूख चुके हैं। जमीन सूख कर चटक रही है। सूरज आग उगल रहा है। लोग भोजन और पानी के लिए रो रो कर दम तोड़ रहे हैं। कुछ लोग जहरीले फल खाकर मर रहे हैं। लोग प्यास बुझाने के लिए अपना पेशाब पी रहे हैं। हमारे सत्य शोधक स्वयं सेवकों ने लोगों को भोजन और अन्य जीवन रक्षक सामग्री देने के लिए एक कमिटी और राहत दल बनाया है। भाई कोंडज और उनकी पत्नी उमाबाई मेरा ख्याल रख रहे हैं। अटूर के शास्त्री गणपति साखाराम, दुम्बे पाटिल और अन्य लोग आपसे मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अच्छा होगा आप सतारा से अटूर आ जाएं और यहाँ से अहमदनगर चले जाएं। आपको आरबी पंत और लक्ष्मण शास्त्री याद होंगे। उन्होंने मेरे साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावितों को कुछ आर्थिक मदद भी की थी। साहूकार इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। सूखे के कारण बहुत बुरी स्थिति बन रही है। ये सब सुनकर कलेक्टर स्थिति संभालने के मकसद से आया था। 50 सत्य शोधक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया था। मैंने उससे पूछा कि बिना किसी गुनाह और प्रमाण के निर्दोष कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने उसे उन्हें तत्काल छोड़ने के लिए भी कहा। कलेक्टर काफी सभ्य और निष्पक्ष आदमी था। मेरी बातचीत के बाद उसे स्थिति समझ में आ गई और उसने गोरे सिपाहियों को डांट लगाई और पूछा, क्या पाटिल किसानों ने यहाँ डाका डाला है? उन्हें छोड़ दो। उसने लोगों की गंभीर स्थिति देखी और तुरंत ज्वार से भरी 4 बैलगाड़ियां मदद के तौर पर भेज दी। आपने गरीबों के लोकहित और परोपकार का जो काम शुरू किया है, मैं उसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके काम में हमेशा मददगार रहूंगी। मेरी कामना है कि ईश्वर के इस काम में बहुत से लोग आपकी मदद करेंगे। अब मैं यही समाप्त करती हूँ। आपकी सावित्री बाई। 28 नवंबर 1890 को जब महात्मा फूले की रोगियों की सेवा करते हुए स्वयं के रोगग्रस्त हो जाने से उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके भतीजे ने संस्कार अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन इस वक्त उनके बेटे यशवंत और सावित्री दोनों ने ही विरोध करते हुए महात्मा फूले का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। सावित्रीबाई फूले भारत के इतिहास में पहली महिला थी जिसने अपने पति की चिता को अग्नि देकर पुरुषवादी वर्चस्व को चुनौती देते हुए समता की नींव रखी थी। इतना ही नहीं, महात्मा फूले के बाद सावित्रीबाई फूले ने खुद सत्य शोधक समाज की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ली और 1893 में उन्होंने सदबाद में सत्य शोधक समाज की मीटिंग में अध्यक्षता भी की थी। 1896 के अकाल में सावित्री पीड़ितों के सहयोग के लिए कड़ा संघर्ष करती रही और वो सरकार के सामने कल्याणकारी कदम उठाने के लिए दबाव बनाने में सफल हुई। 1897 में पुनः प्लेग की चपेट में आ गया, तब भी सावित्रीबाई ने बिना अपने जीवन की परवाह करते हुए स्वयं को रोगियों की सेवा में झोंक दिया।
परंतु एक दिन एक बीमार बच्चे की देखभाल करते वक्त वो खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गई और अंततः अपने पुत्र यशवंत के अस्पताल में 10 मार्च 1897 को उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं उनका बेटा भी अपने माता पिता की तरह ही जीवन के अंतिम क्षण तक रोगियों की सेवा करते हुए शहीद हुए। सावित्रीबाई फुले का स्त्री होना उनके लिए कभी भी कमजोरी या कोई बहाना नहीं रहा, बल्कि यह उनके लिए लाभदायक रहा। स्वयं स्त्री होने के नाते बड़े ही आसानी से वो महात्मा फुले के मिशन को कार्य रूप दे पाई। सावित्रीबाई फुले अपने कार्य से सदा समाज में अमर रहेगी। जिस वंचित शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, वही समाज उनके प्रति अपना आभार, सम्मान और उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए पिछले 2-3 दशकों से दिल्ली से लेकर पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन 3 जनवरी को भारतीय शिक्षा दिवस और उनके परिनिर्वाण 10 मार्च को भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।